बशार उल असद आंखों का डॉक्टर था मगर अंदर से नाबीना था। ये सुकम उसे बाप से विरासत में मिला था। एक सरकारी इदारे में गबन का केस पकड़ा गया। बैंक से साजबाज करके यह मुजरिम हर माह एक खतीर रकम हड़प करता रहा, यहाँ तक कि कई माह गुजर गए और उसने करोड़ों रुपए जमा कर लिए। बिल आखिर पकड़ा गया। तफ्तीश करने वाले अफसर ने उससे एक दिलचस्प सवाल पूछा कि जब एक माकूल रकम जमा हो गई थी तो पकड़े जाने से पहले भाग क्यों न गए। उसने काफ़ी अफसोस मलते हुए जवाब दिया कि सर, यही तो गलती हो गई। हर माह सोचता था कि अब अमेरिका भाग जाऊं, मगर फिर अपने आप को समझाता कि कुछ रुपया मज़ीद जमा कर लूं। यही कश्मकश जारी रही और आखिरकार में पकड़ा गया। एक आमिर की यही जहनीत होती है। बशार उल असद ने हसनी मुबारक, क़ज़ाफ़ी और ज़ैनुल आबदीन वगैरह का अंजाम देखा मगर सबक ना हासिल कर सका। आंखों पर खुद बीनी, खुद पसंदी और खुद फरेफ्तगी की चर्बी चढ़ जाती है। अकल पर पत्थर पड़ जाते हैं। सामने दीवार पर लिखा नहीं नज़र आता। कहते हैं याह्या खान ने लोगों के नारे सुने तो हैरान होकर कहा, मैंने क्या किया है। आप आमरों की अकल देखिए। ट्यूनिस का डिक्टेटर ज़ैनुल आबदीन जब जान बचाकर सऊदी अरब जा रहा था तो मुसलसल इस ख्याल में था कि जल्दी वापस आकर हुकूमत दोबारा संभाल लेगा। BBC ने बाद में उस वक्त की गुफ्तगू की रिकॉर्डिंग हासिल कर ली थी। वो वज़ीर दिफा को फ़ोन करके कहता है कि वो चंद ही घंटों में मुल्क वापस लौट आएगा। फिर वो अपने करीबी साथी कमाल ताइफ से बात करता है। ताइफ साफ साफ कहता है कि सूरत हाल तेज़ी से बदल रही है। इसके बावजूद ज़ैनुल आबदीन उससे पूछता है, क्या तुम मुझे मशवरा देते हो कि मैं वापस आ जाऊँ। इस पर ताइफ कहता है कि हालात ख़राब हो रहे हैं। फिर वो आर्मी चीफ राशिद अम्मार से वही सवाल करता है कि क्या वो ट्यूनिस वापस आ सकता है। इस पर आर्मी चीफ मोहतात होते हुए कहता है कि बेहतर है अभी इंतज़ार करें। अब ज़ैनुल आबदीन फिर वज़ीर दफ़ा को फ़ोन करता है और पूछता है कि क्या वो वापस आ जाए। वज़ीर दफ़ा बताता है कि आप आ गए तो आपकी हिफाजत की ज़मानत नहीं दी जा सकती। जब जहाज़ सऊदी अरब उतरता है तो बादशाह के महल की तरफ जाते हुए पायलट को कहता है कि इंतज़ार करें, वापस ट्यूनिस जाना है। मगर पायलट हुक्मदुली करते हुए फ़ौरन वापस चला जाता है। सुबह आंख खुलते ही फिर वज़ीर दिफा को फ़ोन करके हालात के बारे में पूछता है। वो बताता है कि सड़कों पर इंतज़ामिया का कोई कंट्रोल नहीं और आवाम में ऐसा गुस्सा है जो पहले कभी नहीं देखा गया। इसके जवाब में ज़ैनुल आबदीन कहता है कि मैंने क्या किया है, मैंने आवाम की खिदमत की है। ये है वो नफसियाती खुद पसंदी जिसमें दुनिया का हर डिक्टेटर मुब्तला रहता है, यहाँ तक कि वक्त उसे यूँ निकाल फेंकता है जैसे दूध से मक्खी निकाली जाती है। यही ज़िया-उल हक के साथ हुआ। जहाज़ में हलाक होने से चंद दिन पहले वफाकी वजारत ख़जाना में उसने कहा था कि अभी उसके जाने का कोई इरादा नहीं। आमरों का IQ 0 होता है। अकल होती तो कनात करता, इंतखाबात करवा के हुकूमत छोड़ देता और आराम से घर बैठता। मगर कुदरत आमरों को ये सज़ा दुनिया ही में देती है कि वो इज़्ज़त से रिटायर होकर ज़िंदगी से लुत्फ़अंदोज़ नहीं हो सकते। युगंडा के आमिर इदी अमीन के साथ भी यही कुछ हुआ। लाखों मुखालफिन को मौत के घाट उतारने वाला ये आमिर दिमागी खलल में भी मुब्तला था। जब बरतानिया ने सफारती ताल्लुकात मुनक़ता किए तो इदी अमीन ने अपने आप को बरतानिया का फातह करार दिया। उसने अपना मुकम्मल सरकारी नाम मा अलकाबात यूँ रखा, हिज एक्सीलेंसी प्रेसिडेंट फॉर लाइफ फील्ड मार्शल अलहाजी डॉक्टर इदी अमीन दादा DSO डिस्टिंग्विश्ड सर्विसेज ऑर्डर MC मिलिट्री क्रॉस CBE Conqueror of British Empire, Lord of all the beasts of the earth and fishes of the seas, and Conqueror of the British Empire in Africa in general and Uganda in particular. उसने अपने आप को स्कॉटलैंड का भी बादशाह करार दिया। जिला वतन होकर सऊदी अरब में मरा। बशार उल असद को देखिए, इसका बाप हाफिजुल असद 30 बरस स्याह व सफ़ेद का मालिक रहा। तमाम हसास पोस्टों पर अपने फ़िरके के अफराद को तैनात किया। ये एक पुलिस स्टेट थी। हर फर्द दूसरे पर सरकारी जासूस होने का शक करता था। जेलें कैदियों से भरी जाती रहीं। 30 साल हुकूमत करने के बाद हाफिजुल असद 2000 में बादल नाखास्ता दुनिया छोड़ गया। बेटा बशार उल असद इससे भी कई हाथ आगे निकल गया। तमाम अहम पोस्टों पर अपने फ़िरके के लोग बिठाए। जेलें इख्तलाफ करने वालों से और ज़रा सी भी चू चरा करने वालों से भर गई। कभी खोपड़ी में ये बात ना आई कि बहुत हुकूमत कर ली, बहुत कमा लिया, बहुत कुछ इकट्ठा हो चुका, अब तख्त से उतर जाऊं। अपने मुल्क में इंतकाम का डर था तो इंतखाबात कराने के बाद किसी और मुल्क में चला जाता। मगर वो एक अहमक शख्स था। उसने निकोलाई चाउशेस्को, शाह इराम, ज़ैनुल आबदीन, हसनी मुबारक और इदी अमीन जैसों के अंजाम से कुछ न सीखा और आज एक पनाह गज़ीन बनकर पोतन के दरवाजे पर पड़ा है। पसे तहरीर मेरिट कशी में हर हुकूमत ने अपना हिस्सा डाला है, मगर नून लीग की हुकूमत इस सिलसिले में हमेशा अव्वल नंबर पर रही है। ज़रा ये खबर देखिए,
وزیر اعظم نے ٹاپ کی 5 بیرونی تعیناتیوں کو امتحان سے مستثنی قرار دے دیا۔ جنیوا میں ورلڈ ٹریڈ آرگنائزیشن کے سفیر کی پوسٹ مشتہر نہیں ہوگی۔ برسلز میں اکنامک منسٹر کی پوسٹ بھی مشتہر نہیں ہوگی۔ ورلڈ ٹریڈ آرگنائزیشن جنیوا میں 2 اور بھی اہم پوسٹیں ٹریڈ کونسلر اور سرمایہ کاری کونسلر کے لیے بھی کوئی امتحان نہیں لیا جائے گا۔ ڈائریکٹر ECO تہران کی پوسٹ بھی مشتہر نہیں ہوگی۔ ان اسامیوں کے لیے کوئی تحریری امتحان بھی نہیں ہوگا، صرف انٹرویو ہوگا۔ اسامیوں کے حوالے سے ایک اسپیشل سلیکشن بورڈ بنایا جائے گا۔ اندازہ لگائیے ملک کی حالت کیا ہے، اور زوال کے اس پاتال میں بھی حکومت میرٹ کا گلا گھونٹ رہی ہے۔ سوال یہ ہے کہ جب پوسٹ مشتہر نہیں ہوگی تو نام نہاد سلیکشن بورڈ کن امیدواروں کا انٹرویو لے گا؟ یہ امیدوار کہاں سے آئیں گے؟ اتنی اہم اسامیوں کو مشتہر نہ کرنے کی وجہ کیا ہے؟ اصولی طور پر ان اسامیوں کو نجی شعبے سے پر کرنا چاہیے، اور وہ بھی مقابلے کے بعد خالص میرٹ پر۔ نوکر شاہی نے جو تیر مارے ہیں ان کا نتیجہ قوم بھگت رہی ہے۔ نون لیگ کی حکومت نے پہلے بھی ورلڈ ٹریڈ آرگنائزیشن پر اپنے ایک چہیتے افسر کو تعینات کیا جس کا بین الاقوامی تجارت سے دور کا تعلق بھی نہ تھا۔ ایسے اپنے بندوں کو مسلسل نوازا جاتا رہا ہے۔ مثالیں بہت ہیں۔ اب جو یہ بڑی بڑی تعیناتیاں اشتہار کے بغیر، امتحان کے بغیر کی جائیں گی، وہ اس اقدام کے پیچھے جو نیت ہے اور جو ارادہ ہے وہ صاف ظاہر ہو رہا ہے۔ ریڑھ کی ہڈی سے محروم پارلیمنٹ اور یس سر کہنے والی کابینہ سب خاموش رہیں گے۔ اعلیٰ عدلیہ کی خدمت میں درخواست ہے کہ آج خود نوٹس لے کر یہ تو پوچھے کہ جب پوسٹیں مشتہر نہیں ہوں گی تو امیدوار کون ہوں گے اور انٹرویو کن کا لیا جائے گا۔ اس میں تعجب ہی کیا ہے کہ بین الاقوامی تجارت کے حوالے سے ہم ہمیشہ خسارے میں رہتے ہیں۔ یا دوست نوازی یا اقرب پروری تیرا ہی آسرا۔